नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। शुरू में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब विला की व्यवस्थाएं माइकल की उपस्थिति के अनुरूप पूरी तरह से समायोजित हो गईं। प्रत्येक उच्च श्रेणी के छात्र के स्वामित्व वाले विला में एक विशिष्ट अनुकूलन प्रणाली होती थी जो मालिक की ऊर्जा के अनुरूप स्वयं को समायोजित कर लेती थी। जब ये प्रणाली माइकल के साथ सिंक्रोनाइज हुई तो इसमें तुरंत परिवर्तन शुरू हो गया। तापमान में थोड़ी गिरावट आई, रोशनी मंद पड़ गई और एक नर्म भूरे रंग में तब्दील हो गई जिससे दीवारों पर लंबी पतली परछाइयां बन रही थीं। अधिकांश विलाओं में बनी रहने वाली हल्की गर्माहट भी एक चुभती ठंड में तब्दील हो गई जो त्वचा को हल्की सी छू रही थी। माइकल के लिए यह एकदम सही था। अंदर कदम रखते ही उसे सुकून का एहसास हुआ। ठंडी हवा ने उसे थॉर्नवेल की शांत रातों की याद दिला दी। शांति ने उसके विचारों को सुकून दिया और उसका मन आसानी से एकाग्रता में लीन हो गया। लेकिन दूसरों के लिए ये बिल्कुल विपरीत था। जब विला के बाहर काम कर रहे बॉनों में से एक अंदर आया तो वह तुरंत थोड़ा कांपने लगा। उसे हवा भारी लग रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी ऐसी जगह पर आ गया हो जहां अंधेरे में कोई चुपचाप देख रहा हो। ये बदलाव माइकल ने जानबूझकर नहीं किया था। सिस्टम ने बस उसकी माना शक्ति की प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लिया। उन्हें वहां का वातावरण ठंडा और शांत लगा। बाकी सभी लोगों को वह जगह अंधेरी, ठंडी और डरावनी लग रही थी। परिणामस्वरूप विला के किसी भी कर्मचारी ने आवश्यकता से अधिक समय तक वहां नहीं बिताया। यहाँ तक कि लीरा भी उनसे कुछ ही बार मिलने आए। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। हालांकि आसपास के माहौल से पूरी तरह खुश था, माइकल, जो अभी अभी अपनी नश्वरता को त्याग रहा था, फिर भी कुछ हद तक एक सामाजिक प्राणी था। चूंकि वह किसी को भी विला में अपने साथ रहने के लिए नहीं कह सकता था, हालांकि ज्यादातर छात्र शायद इसके भयावह वातावरण के बावजूद मना नहीं करते, तो उसके अपने ही मरे हुए साथी से बेहतर और कौन हो सकता था। जिस दिन यह विचार आया उससे पहले माइकल, जो कई बार क्षतिग्रस्त ताबूत में बंद लोगों के भीतर स्थित स्थानिक क्षेत्र में जा चुका था, ने न केवल अपने मौजूदा मरे हुए लोगों के साथ हर संभव तरीके से बातचीत की थी, बल्कि उनमें से कुछ को विकसित भी किया था। चूंकि वह वास्तव में किसी साथी की तलाश नहीं कर रहा था, बल्कि अपने निवास को कम खाली महसूस कराने के लिए ऐसा कर रहा था, इसलिए माइकल अपने कई मरे हुए साथियों को अपने साथ विला में रहने के लिए ले आया। विला अपने मालिक के अनुरूप पूरी तरह से ढल गया और एक ऐसे रूप में बदल गया जो एक जादूगर के स्वभाव के लिए बहुत उपयुक्त था। उसके मरे हुए लोग, जिनकी बुद्धि कुछ हद तक भावनाओं की नकल कर सकती थी, उस वातावरण से संतुष्ट थे। और इस तरह इसकी शुरुआत हुई, एक अलौकिक अकादमी में माइकल और उसके मरे हुए साथियों के साथ जीवन। ग्योथ हो यू मेन, स्पार्टन ने धीरे धीरे दोहराया। उसकी गहरी आवाज थोड़ी गूंज रही थी। इसका अर्थ है चांद भटकने वालों को देखता है। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया और अपने अध्ययन कक्ष में मेज पर फैले हुए नोट्स पर एक नजर डाली। उसे जवाब पहले से ही पता था, लेकिन वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कहीं उसकी याददाश्त कमजोर तो नहीं हो गई। लंबे दिन के बाद उसने अभी अभी अपने नोट्स दोबारा खोले थे और खुद को परखने का फैसला किया। अच्छा, उसने धीरे से कहा, मुझे सही याद था। अकादमी के पाठ्यक्रम में भाषा पर विशेष बल दिया जाता था। अलौकिक जगत में भी संचार महत्वपूर्ण था और शब्द कभी कभी मात्र बोलने से कहीं अधिक महत्व रखते थे। इसलिए विभिन्न विषयों में भाषा अध्ययन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। प्रत्येक छात्र के लिए 3 भाषाएं अनिवार्य थीं, एल्विन, ड्रैगनिक और सार्वभौमिक भाषा। माइकल ने सार्वभौमिक भाषा का अधिकांश भाग शीघ्र ही सीख लिया था। उसकी बुद्धिमत्ता इतनी अधिक थी कि यदि वह चाहे तो शायद एक दिन में ही पूरी भाषा सीख सकता था। लेकिन कुछ भाषाएं अलग और विशेष होती हैं। एल्विन और ड्रैगनिक भाषाओं में साधारण भाषा या लिखित रूप से कहीं अधिक परतें थीं। विद्वानों के अनुसार इन भाषाओं में मंत्रोच्चार भाषा, इंकेंटेशन स्पीच मौजूद थी, जो इच्छाशक्ति से ओतप्रोत प्राचीन शब्द थे और अपने आसपास की दुनिया को आकार देने में सक्षम थे। माइकल को यह बात बेहद रोचक लगी। यह ऐसी भाषा नहीं थी जिसे सामान्य शब्दावली की तरह याद किया जा सके। ये भाषाएं सजीव थीं। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ और सार था। जब इन्हें इरादे के साथ बोला जाता था तो एक अक्षर भी आसपास की ऊर्जा में हलचल पैदा कर सकता था और वास्तविकता को थोड़ा बदल सकता था। आम लोग इन भाषाओं के गहरे प्रतीकों को देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। बस एक झलक देखने भर से बेहोशी या मतिभ्रम हो सकता था। सबसे गंभीर मामलों में इससे मानसिक स्थिति स्थायी रूप से खराब हो सकती थी। अलौकिक शक्तियों वाले लोगों के लिए खतरा अलग था, लेकिन उतना ही वास्तविक था। इसीलिए समझ का महत्व था। इन मंत्रोच्चारण भाषाओं को बार बार दोहराने या याद करने से नहीं सीखा जा सकता था। इन्हें समझना आवश्यक था। इन भाषाओं को समझने की प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता उनकी प्रतिभा, समझ और रुचि के आधार पर भिन्न भिन्न थी। कुछ विद्यार्थी तो कुछ हानिरहित शब्द भी मुश्किल से ही बोल पाते थे। अपनी बुद्धिमत्ता और ऊर्जा संवेदनशीलता के बल पर माइकल को भाषाओं के सही रूप सीखने में कोई समस्या नहीं हुई। वह पहले से ही धारा प्रवाह पर और लिख सकता था, हालांकि उसका एल्विन उच्चारण उतना सुशोभनीय नहीं था। लेकिन वह गहराई में जाने से सावधान था। स्पार्टन ने अपने सामने रखी किताब को धीमी सी आवाज के साथ बंद कर दिया। आपका लहजा ठीक नहीं था गुरुजी, उसने सीधे सीधे कहा। माइकल ने पलकें झपकाईं, फिर आह भरी और अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया। तो यकीन नहीं हुआ, है ना? बिल्कुल नहीं, स्पार्टन ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। अगर किसी एल्फ ने तुम्हें इस तरह बोलते हुए सुन लिया तो शायद वो दया करके तुम्हें चाकू मार दे। माइकल ने दबी आवाज में हंसते हुए कहा। एल्विन इंकेंटेशन टंग जैसी विशेष भाषा के लिए उच्चारण का महत्व अधिकांश लोगों की सोच से कहीं अधिक था। भले ही कोई सही शब्द बोल ले, उच्चारण में बहुत शक्ति होती है। शब्दों का प्रवाह, स्वर और लय ही यह निर्धारित करते हैं कि वक्ता के शब्दों को दुनिया कितना समझ पाएगी। उच्चारण में त्रुटि होने पर भी मंत्र काम तो करता, लेकिन उसकी सटीकता, सामंजस्य और शक्ति कम हो जाती। वहीं सही उच्चारण से वही मंत्र आसपास की ऊर्जा के साथ अधिक स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक स्पष्ट, अधिक तीक्ष्ण और अधिक प्रभावी। स्पार्टन झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने पहले माइकल के एल्विन भाषण का मजाक उड़ाया था।
अकादमी में केवल संवाद के लिए भाषाएं ही नहीं सिखाई जाती थीं, बल्कि उन भाषाओं का उपयोग करने वाली जातियों या विशिष्ट जातियों के बारे में भी पढ़ाया जाता था। माइकल ने इतना अध्ययन कर लिया था कि वह स्पार्टन की बातों की सत्यता को समझ सके। एल्व्स ज्ञात ब्रह्मांड की शीर्ष जातियों में से एक नहीं थे, बल्कि वे शीर्ष 10 जातियों में शुमार थे। वे नंबर 1 तो नहीं थे, लेकिन उनका प्रभाव कई तारामंडलों में फैला हुआ था। उनका ग्रह अलारियन ऑरोरा जितना ही विशाल था, फिर भी उसकी मानव ऊर्जा का घनत्व कई गुना अधिक था। यहाँ तक कि नवजात कल्पित बौने भी प्रथम श्रेणी के मानव अलौकिक प्राणी के समान मानव संवेदनशीलता के साथ पैदा होते हैं। उनके मुकाबले अरोरा की सभ्यता केवल जनसंख्या और प्रौद्योगिकी के मामले में ही गर्व से अपनी श्रेष्ठता बता सकती थी। अरोरा की जादुई तकनीक में हुई प्रगति ने इसे दबाना मुश्किल बना दिया, यहाँ तक कि अधिक शक्तिशाली और प्राचीन जातियों के लिए भी। उनके पास शायद एल्व्स जैसी कच्ची शक्ति या दीर्घायु न हो, लेकिन उनकी तकनीकी प्रगति ने उन्हें उन कुछ सभ्यताओं में शामिल कर दिया जिन्हें आसानी से धमकाया नहीं जा सकता था। इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए कल्पित बौनों की एक उल्लेखनीय विशेषता ये थी कि वे गर्वित थे। बहुत गर्व है, यह अज्ञानता से उपजा अहंकार नहीं था, बल्कि उन लोगों का शांत गहरी जड़ें जमा चुका गौरव था, जिन्हें लंबे समय से मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। उनकी शालीनता दिखावा नहीं थी, यह उनके स्वभाव का हिस्सा थी। माइकल को अपने प्रशिक्षकों की चेतावनी याद थी, किसी एल्फ से बात करना शिष्टाचार के साथ नृत्य करने जैसा है। यहाँ तक कि मौन भी उन्हें नाराज कर सकता है यदि उसमें शालीनता की कमी हो। तब तो वह इसे बड़ा चढ़ाकर बताया गया समझकर हंस पड़ा था, लेकिन आगे के अध्ययनों से पता चला कि यह सच था। ये खूबसूरत चीजों के प्रति उनके जुनून जैसा था। वे सुंदरता को सुरुचिपूर्ण और शालीनतापूर्ण चीज के रूप में देखते थे। उनके पास इस बात की भी परिभाषा थी कि क्या सुंदर नहीं है। उनके लिए ये दुनिया की संरचना में एक खामी थी जिसे सुधारा जाना चाहिए था। यह विचार ही अधिकांश जातियों के लिए आपत्तिजनक था, लेकिन एल्व्स को इसकी परवाह नहीं थी। उनका मानना था कि सुंदरता उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई अनुग्रहशीलता है। यदि किसी वस्तु को अनुग्रहशीलता में परिष्कृत नहीं किया जा सकता था तो वह योग्य थी। यदि किसी समुदाय को अनुग्रहशीलता की ओर निर्देशित नहीं किया जा सकता था तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। वे इसे छटाई कहते थे। पब फ्यूचर एड्स। अरोरा के लोग इंसानों को ठीक से पसंद नहीं करते थे, फिर भी उनमें से कई लोग एल्फ की सौंदर्यपरकता में ढल सकते थे। यही एक कारण था कि जब अरोरा ने पहली बार विशाल ब्रह्मांड में कदम रखा तो एल्फ उनके पहले दोस्तों में से थे। इस ब्रह्मांड में एल्फ जाति भी तटस्थ और अच्छे स्वभाव वाली जातियों की श्रेणी में आती थी। कुछ लोग परियों को शांतिप्रिय कहते थे, लेकिन माइकल और कई अन्य लोगों की राय अलग थी। सच कहें तो कुछ अन्य जातियों की तुलना में उन्हें शांतिप्रिय कहा जा सकता है, लेकिन एक सच्ची शांतिप्रिय जाति किसी जीती हुई दुनिया को इसलिए नष्ट नहीं करेगी क्योंकि उसके मूल निवासी, उनके शब्दों में, शालीनता के शत्रु थे। एल्फ्स ने ऐसा एक से अधिक बार किया था। एल्फ्स के लिए यह एक अच्छा काम था। इसके बाद दुनिया पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो गई थी। माइकल ने शुद्धिकरण की गई कुछ जातियों की तस्वीरें देखी थीं, और हालांकि वह इस बात से इनकार नहीं करेगा कि वे अपने अपने तरीके से खूबसूरत थीं, लेकिन उस सुंदरता के लिए मृत्यु उचित नहीं थी। बहरहाल इससे यह भी साबित हो गया कि स्पार्टन ने झूठ नहीं बोला था। एक ऐसी जाति के लिए जो शालीनता को जुनून की हद तक महत्व देती है, अगर माइकल अपने कर्कश लहजे से उनकी प्राचीन भाषा का अपमान करता तो उसे सचमुच चाकू से मारा जा सकता था। अधिकांश लोग एल्फों के सामने एल्फ मंत्रोच्चार भाषा का प्रयोग करने की हिम्मत भी नहीं करते थे, जब तक कि वे उनमें से एक की तरह बोलने में पर्याप्त रूप से धारा प्रवाह न हो। एल्फ्स के लिए उनकी भाषा केवल संचार का साधन नहीं थी, यह उनकी विरासत थी। गलत उच्चारण से इसे बिगाड़ना इसका अपमान करना था, और यह ऐसी चीज थी जिसे वे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सौभाग्य से वहां कोई बौने नहीं थे। विला की सफाई करने वालों को गिनती में शामिल नहीं किया गया। माइकल ने अपने नोट्स नीचे रखे और स्पार्टन को हैरानी भरी निगाहों से देखा। ठीक है, उसने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, आखिर तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? स्पार्टन ने पलकें झपकाईं। उसकी नाक पर लगे गोल चश्मे के पीछे उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। वह मरे हुए प्राणी की तरह काले वस्त्र पहने बैठा था। ये वस्त्र उसने माइकल की अलमारी से लेने की विशेष अनुमति मांगी थी, और उसके लंबे बाल करीने से पीछे की ओर संवारे हुए थे, जिन पर हल्की क्रीम की चमक थी और उन्हें पोनीटेल में बांधा गया था। वह नजारा अद्भुत था। माइकल कुछ और सेकंड तक घूरता रहा, ये तय करने में संघर्ष कर रहा था कि हंसे या अपनी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। अंत में उसने कहा, तुम प्रोफेसर जैसे दिखते हो। स्पार्टन ने शांत भाव से अपना चश्मा ठीक किया। रूप रंग धारणा को आकार देता है गुरुजी। यदि मुझे भाषाएं सीखनी है तो मुझे वैसा दिखना भी चाहिए। क्या आपने ये जानकारी ग्रंथों से प्राप्त की? हाँ मास्टर। माइकल के होंठ फड़क उठे। तुम एक मरे हुए हो? हाँ, स्पार्टन ने सरलता से कहा, मानो इससे एक ही समय में कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ और सब कुछ स्पष्ट हो गया हो। सच कहूं तो स्पार्टन का इस तरह कपड़े पहनकर आना ये पहली बार नहीं था। हाल ही में यह उसका पसंदीदा पहनावा बन गया था, और हालांकि माइकल ने अपने मरे हुए साथियों को बेवकूफ नौकरों की तरह व्यवहार करते हुए देखना काफी हद तक स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई थी। स्पार्टन के पढ़ने की शुरुआत का कारण यह था कि माइकल समय बचाना चाहता था। अपनी ज्ञान प्रदान करने की क्षमता का उपयोग करके उसने स्पार्टन को अकादमी की अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्रदान की ताकि वह सीख सके और बाद में उसे सारांशित करने में मदद कर सके। उसने स्पार्टन को स्काउटिंग गाइड नामक एक कौशल मॉड्यूल भी दिया था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसका उपयोग माइकल मरे हुए प्राणियों की एकरंगी दृष्टि को दूर करने के लिए करता था। इससे वे रंग और प्रकाश को देख पाते थे, हालांकि धुंधला ही सही, जैसे कि वे हल्के अंधेपन से पीड़ित हों। माइकल को लगा था कि हर चीज स्पार्टन को एक अच्छा अध्ययन सहायक बना देगी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसके मरे हुए लोग अचानक अपनी पसंद विकसित कर लेंगे। जिस क्षण स्पार्टन ने रंगों का अनुभव किया, उसके व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तन आया। वह कई चीजों के प्रति, यहाँ तक कि सौंदर्य शास्त्र के प्रति भी संवेदनशील हो गया। पढ़ते समय वह हमेशा तेज सफेद रोशनी के बजाय नर्म सुनहरी रोशनी देने के लिए लैंप को समायोजित करता था और कहता था कि इससे मन को सुकून मिलता है। किस मनोदशा में, माइकल को नहीं पता था। इधर उधर घूमते समय स्पार्टन अपने पीछे सफाई भी बड़े ही सावधानीपूर्वक करता था, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि अध्ययन कक्ष हमेशा व्यवस्थित दिखे। अब वह आनंद के लिए भी पढ़ता था, और ये कोई आम किताबें नहीं थीं। ऐसा लगता था मानो उन्हें भाषाओं और विभिन्न प्रजातियों की संस्कृति से गहरा लगाव था।
विला की लाइब्रेरी दूसरी सभ्यताओं के ग्रंथों से भरने लगी थी। सौभाग्य से ऑरोरा कुछ अन्य सभ्यताओं की तरह नहीं थी जहां ज्ञान प्रतिबंधित था। अकादमी से बहुत सी चीजें मुफ्त में उपलब्ध थीं और जो चीजें माइकल को अपने पॉइंट से खरीदनी पड़ती थी वह उन्हें खरीद लेता था, बशर्ते वे सस्ती हों। बहरहाल उसके मरे हुए लोगों का ज्ञान उसका भी था। माइकल ने धीरे से आह भरी और अपने साथी को देखा जो किसी विद्वान की तरह व्याख्यान की तैयारी करते हुए अपना कॉलेज ठीक कर रहा था। अंत में उसने कहा, जानते हो स्पार्टन, अगर अगली बार तुमने मुझसे चाय मांगनी शुरू कर दी तो शायद मुझे सच में चिंता हो जाए। स्पार्टन सोच में पड़ गया। क्या यह अध्ययन सत्रों के लिए उपयुक्त रहेगा गुरुजी? माइकल ने पलकें झपकाईं। भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। उस अमानव ने गंभीरता से सिर हिलाया और आश्चर्यजनक कोमलता से पन्ना पलटते हुए वापस पढ़ने लगा। माइकल ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी कनपटी को रगड़ा। ऐसे ही क्षणों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसके मरे हुए लोग कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहे हैं। और दरअसल केवल स्पार्टन ही ऐसे नहीं थे। ब्लू, पर्पल, तुम दोनों थोड़ी धीमी गति से माना ऊर्जा खर्च करो, माइकल ने जोर से कहा, मानो वह खाली हवा में ही हो। कम से कम देखने में तो ऐसा ही लग रहा था। उनके दोनों कानों में तितली के आकार की बालियां थीं, एक नीली और एक बैंगनी। देखने में तो वे काफी स्त्रीत्वपूर्ण लग रही थी, लेकिन माइकल के आकर्षक व्यक्तित्व पर वे एक अनोखा आकर्षण पैदा कर रही थीं। अगर ऐसा न होता कि वे पूरी तरह से सीधे साधे दिखते थे या यूं कहें कि किसी भी लिंग में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो लोग उन्हें किसी निर्देशक का युवा संस्करण कह सकते थे। जब उन दोनों ने अपना नाम सुना तो वे माइकल के कानों से दूर उड़कर उसकी मेज पर पहुंच गईं और दो छोटी मानवाकार महिलाओं में बदल गईं। एक के बाल नीले थे, दूसरी के बैंगनी, और दोनों ने अपने अपने रंगों से मेल खाते हुए गाउन पहने हुए थे। उनके कपड़े देखने में अविश्वसनीय रूप से असली लग रहे थे, लेकिन माइकल जानता था कि वे केवल भ्रम थे। हाँ, वे नीले और बैंगनी रंग के थे। एक कभी अनडेड प्लेटफॉर्म मॉफो था और दूसरा अनडेड स्पाइस बुश स्वेलोटेल मॉथ। कम से कम पहले वे यही थे। अब वे न केवल 3 स्टार एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैंक के जीव थे, बल्कि रैंक 3 तक भी पहुंच चुके थे। ब्लू एक अनडेड फैंसम मॉफो में विकसित हो गया था, जबकि पर्पल एक अनडेड मिराज स्वेलोटेल बन गया था। माइकल ने जितने भी कानून देखे थे उन सभी की तरह उनके कानून भी उसे बेहद आकर्षित करते थे। ब्लू के नियम को परावर्तित वास्तविकता का नियम कहा जाता था, जो प्रकाश के महान नियम से जुड़ा हुआ था। इसका तर्क ये था कि भ्रम, मृगतृष्णा और परावर्तन सभी प्रकाश के हेरफेर से उत्पन्न होते हैं। प्रकाश के बिना न दृष्टि हो सकती है, न परावर्तन, न दिखावट, और इस प्रकार न ही भ्रम। यह एक दिलचस्प अवधारणा थी जिसने ब्लू को एक उतना ही दिलचस्प प्रभाव भी प्रदान किया। इस नियम के साथ ब्लू अपने चारों ओर दर्पण वास्तविकताएं उत्पन्न कर सकता था, जिससे धारणा एक मूर्त शक्ति में परिवर्तित हो जाती थी। इसके पीछे का सिद्धांत सरल था, हर भ्रम विश्वास का प्रतिबिंब होता है। जितना अधिक कोई व्यक्ति विश्वास करता है, भ्रम उतना ही प्रबल होता जाता है। अब फ्यूचर एड्स, सरल शब्दों में कहें तो इस नियम ने धारणा को उलट दिया। जो नकली दिखता था वह असली बन गया, और जो असली दिखता था वह भ्रम बन गया। पहले के विपरीत, जब ब्लू के साधन पूरी तरह से भ्रम पर आधारित थे, इस बार उसकी क्षमताएं मन को भी प्रभावित कर सकती थीं। पर्पल, जो एक मायावी प्राणी भी था, के पास एक ऐसा नियम था जो कुछ समानताओं को साझा करता प्रतीत होता था, लेकिन अपने तरीके से विशिष्ट था। पर्पल का नियम झूठे प्रकटीकरण का नियम था, जो वास्तविकता के बृहत्तर नियम से संबंधित था। इसका तर्क ये था कि अवास्तविक को प्रकट करना और उसे आकार देना, जो है और जो नहीं है, उसके बीच की सीमा से छेड़छाड़ करना है, जो वास्तविकता का मूल तत्व है। जबकि प्रकाश का नियम यह नियंत्रित करता है कि क्या देखा जा सकता है, वास्तविकता का नियम यह नियंत्रित करता है कि क्या अस्तित्व में है। झूठी अभिव्यक्ति भी उसी आधार से प्रेरित है जो वास्तविकता की नकल करती है, लेकिन अपूर्ण रूप से, जैसे कोई परछाई वास्तविक की नकल कर रही हो। इस नियम ने पर्पल को ऐसे भ्रम पैदा करने की अनुमति दी जो कुछ सेकंड के लिए भौतिक रूप से परस्पर क्रिया करते थे, जिससे भ्रमपूर्ण श्रृंखलाएं, ब्लेड या पंख बनते थे। इसके पीछे का विचार सरल था, देखना ही आह्वान करना है, और जो कुछ भी व्यक्ति अनुभव करता है, भले ही वह गलत हो, अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। माइकल अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी निगाहें दोनों छोटी आकृतियों के बीच घूम रही थीं। दोनों स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन मूल रूप से एक जैसी थीं। ब्लू की ऊर्जा शांत और धैर्यवान थी। पर्पल जिज्ञासु थी और अपनी क्षमताओं को लगातार परखने के कारण अनजाने में शरारती भी थी। निम्न श्रेणी के मरे हुए प्राणी आमतौर पर स्थिर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती जाती थी, वे एक ही स्थान पर रहते हुए भी लगातार मजबूत होते जाते थे, चाहे सचेत रूप से या अचेतन रूप से। और नैतिक संयम या भावनाओं से रहित होने के कारण वे अक्सर अत्यंत चरमपंथी कार्य करते थे। यदि बिना स्वामी वाला कोई मरे हुए प्राणी यह जान ले कि रक्त उसे शक्ति प्रदान करता है, तो वह बिना किसी सीमा के किसी भी कीमत पर रक्त की तलाश करेगा। लेकिन जंगली मरे हुओं का यही तरीका था। यहाँ तक कि वे अनडेड भी, जिन्होंने अपने स्वामियों को खो दिया था और उच्च स्तर पर थे, हमेशा इतने लापरवाह नहीं होते थे। बेशक बहुत कुछ उनके स्थान और उनके पिछले स्वामी के स्वभाव पर निर्भर करता था। यदि किसी स्थान पर उनसे अधिक शक्तिशाली कोई न हो, तो केवल स्वर्ग ही जानता है कि वे क्या करेंगे। माइकल ने उनके विकास के बाद उनके नियमों का परीक्षण करने में काफी समय बिताया था। उन्हें परिणाम बेहद रोचक लगे। जब उसने पहली बार ब्लू से अपने कानून का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, तो उसने शुरू में कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। जब उसे यह एहसास हुआ कि दूसरों की नज़रों में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि वह उनके ठीक सामने खड़ा था, तभी उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भ्रम नहीं बल्कि एक वैकल्पिक सत्य रचा हो। माइकल ने यह सिद्धांत दिया कि परावर्तित वास्तविकता का नियम केवल प्रकाश को ही नहीं मोड़ता, बल्कि यह मौलिक स्तर पर धारणा को भी प्रभावित करता है। यह एक भयावह क्षमता थी। यदि ब्लू अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करे, तो उच्च कोटि के प्राणी भी वास्तविकता और असत्य के बीच का बोध खो सकते हैं। उनकी अपनी सहज प्रवृत्ति ही उन्हें धोखा दे देगी। दूसरी ओर पर्पल का नियम और भी अधिक अप्रत्याशित था। उसकी झूठी अभिव्यक्ति का नियम कम सूक्ष्म था, लेकिन कहीं अधिक आक्रामक था। जब उसने पहली बार इसका परीक्षण किया, तो उसने पारदर्शी ऊर्जा से बना एक चमकता हुआ भाला बनाया और उसे उस दीवार की ओर फेंका जिसे उसने जादू से बनाया था। उसे आश्चर्य हुआ कि भाला यूं ही गायब नहीं हुआ, बल्कि वह दीवार से टकराया और गायब होने से पहले उस पर एक छोटा सा निशान छोड़ गया। ये वास्तविक नहीं था, सचमुच में नहीं, फिर भी उस संक्षिप्त क्षण के लिए इसका अस्तित्व था।
तब उन्हें एहसास हुआ कि जहां ब्लू का नियम प्रेक्षक के दिमाग को प्रभावित करता है, वहीं पर्पल का नियम दुनिया द्वारा रूप की स्वीकृति को प्रभावित करता है। एक ने इंद्रियों को धोखा दिया, दूसरे ने अस्तित्व को धोखा दिया। वह अंतर उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करता था। माइकल ने पहले जिस माना ड्रेन का जिक्र किया था, वह असल में एक ऐसी क्षमता थी जो उन्हें विकास के बाद मिली थी। इस क्षमता से वे किसी लक्ष्य से सीधे माना ऊर्जा खींच सकते थे, या तो उसे कमजोर करने के लिए या फिर उस ऊर्जा को बाद में इस्तेमाल के लिए संग्रहित करने के लिए। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से ब्लू और पर्पल दोनों के पास अपने स्तर के अन्य रैंक 3 प्राणियों की तुलना में बेहद कम माना भंडार था। इसी वजह से इस क्षमता की आवश्यकता सबसे पहले पड़ी। अपने पुराने स्वरूप में लौट आओ, माइकल ने उन दोनों मरे हुओं से कहा। दोनों ने आज्ञा का पालन किया। उनके नन्हे शरीर झिलमिला उठे और चमकते हुए प्रकाश के कणों में बिखर गए जो हवा में चक्कर लगाने लगे। वे कण उसके कानों के पास फिर से एकत्रित हुए और ठोस होकर 2 सुंदर तितली के आकार के झुमके बन गए। जैसे ही माइकल पढ़ाई जारी रखने वाला था, विला में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। यह इतनी अचानक हुई कि उसकी मेज पर रखी किताबें थोड़ी हिल गईं और फर्श में हल्की सी कंपन हुई। सामान्यतः ऐसी आवाज सुनकर माइकल तुरंत प्रतिक्रिया देता, क्योंकि यह उसका निवास स्थान था, और स्पार्टन अपने स्वामी की रक्षा करने के कर्तव्य के कारण प्रतिक्रिया देता, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ऊपर नहीं देखा। माइकल ने शांति से एक पन्ना पलटा। स्पार्टन ने पलक भी नहीं झपकाए। उसकी उंगली टेक्स्ट की पंक्ति पर ऐसे चल रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। वे दोनों पहले से ही कारण जानते थे। विला में कहीं, संभवतः रसोई क्षेत्र के पास, लकी और लिली फिर से कुछ कर रहे थे, शायद उनके पाक कला प्रयोगों में से एक और। माइकल ने नाक से धीरे से सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर हंसी और निराशा का मिला जुला भाव झलक रहा था। पिछली बार जब उसने उन दोनों को देखा था, तो वे दोनों मिलकर कुछ पकाने की कोशिश कर रहे थे जिसे लकी एक व्यंजन कहता था। लकी को घास चखने का जो अजीब जुनून सवार था, वह बहुत पहले शुरू हुआ था। जब माइकल ने उसे पहली बार पुनर्जीवित किया था, तब भेड़िए जैसे दिखने वाले उस मरे हुए प्राणी को घास चबाने की अजीब आदत थी। लेकिन जैसे ही लकी को एहसास हुआ कि साधारण घास का कोई स्वाद नहीं होता, उसने यह आदत छोड़ दी। शायद बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन एक दिन माइकल को अपनी पुरानी आदत याद आ गई और उसने उस प्राणी को कुछ भेंट देने का फैसला किया। उसे स्कूल की कैटलॉग में कुछ निम्न श्रेणी की सोल ग्रास मिली थी, जो पुराने कब्रिस्तानों में प्राकृतिक रूप से उगती थी जहां जादुई जीव दफन होते थे। सोल ग्रास की गुणवत्ता उसके नीचे दफन प्राणियों की शक्ति पर निर्भर करती थी। जितनी उच्च श्रेणी की सोल ग्रास होती थी, मरे हुओं पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता था। माइकल ने सबसे घटिया किस्म का ही सामान खरीदा था, ये सोचकर कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये खेती के लिए बेकार था, लेकिन उसने सोचा कि शायद इससे लकी को आखिरकार किसी चीज का स्वाद चखने का मौका मिल जाए। इस तरह ये चक्र शुरू हुआ। लकी ने मौखिक रूप से और कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनके आध्यात्मिक जुड़ाव के माध्यम से माइकल लगातार एक हल्की सी तड़प महसूस कर सकता था। यह एक कोमल, निरंतर लालसा थी, मानो उनके बीच के बंधन से गूंजता हुआ एक हल्का दर्द हो। उस अनुभूति को नजरअंदाज करना असंभव था, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और उसके मरे हुए होने के नाते उनकी भावनाएं उसके लिए स्पष्ट थीं। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। AliExpress से खरीदें। उसके बाद हर कुछ दिनों में वह उस जीव को थोड़ी बहुत कम गुणवत्ता वाली सोल ग्रास की कुछ टहनियां फेंक देता था। लेकिन ये साधारण से उपहार धीरे धीरे कुछ अजीबोगरीब चीज में बदल गए। लिली के शामिल होने से उनके प्रयोग और भी ज्यादा और शोरगुल भरे हो गए। माइकल ने आह भरी और आखिरकार अपनी किताब से नजरें उठाकर शोर की दिशा में देखा। ये लोग फिर से वही कर रहे हैं, उसने बुदबुदाया। स्पार्टन ने अपनी आंखें भी नहीं उठाईं। क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए, स्वामी? नहीं, माइकल ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। उन्हें खेलने दो, बस शर्त यह है कि वे रसोई को दोबारा न उड़ा दें। कुछ देर का सन्नाटा छा गया, फिर दूर से एक और जोरदार धमाका हुआ। स्पार्टन ने सपाट स्वर में कहा, वे रसोई को फिर से उड़ा सकते हैं। माइकल ने अपनी कनपटी रगड़ी। मुझे पता है। फिर भी वह हिला तक नहीं। उन्होंने जो भी गड़बड़ की थी, वह अस्थायी थी। उसके मरे हुए लोग, चाहे वे कितने भी परेशानी भरे क्यों न हो, विला को जीवंतता प्रदान करने वाले तत्वों का हिस्सा थे, अगर यह शब्द इसके लिए सही है। हालांकि वह हिला तक नहीं, फिर भी उसकी इंद्रियां पूरे विला में फैल गईं, क्योंकि उसने हर चीज का जायजा लिया। रसोई में ही अव्यवस्था का स्रोत सामने आया। एक कड़ाही जैसे बर्तन के अंदर एक धुंधला, हल्का चमकता हुआ तरल पदार्थ था, जो काले और हरे रंग का एक अजीब मिश्रण था और उबलते तारकोल की तरह फुफकार रहा था। उसके अंदर काले रंग की घास की कुछ पत्तियां तैर रही थीं। लगभग 30 वर्ष का एक सुंदर युवक कड़ाही के ऊपर खड़ा था। उसने एक पुराना सा एप्रन पहन रखा था। उसके लंबे बाल ढीले ढाले ढंग से सिर के पीछे बंधे थे और उसकी आस्तीन पर हल्के झुलसने के निशान होने के बावजूद यह माइकल के सबसे पुराने मरे हुओं में से एक लकी ही था। उसके बगल में एक लंबी, खूबसूरत महिला खड़ी थी, जिसका नाम लिली था। ये जोड़ी किसी घरेलू प्रयोग के बीच में फंसे एक संग जोड़े की तरह लग रही थी। सच कहें तो वे दोनों एक अजीबोगरीब जोड़ी थे। लकी अपने शुरुआती पुनर्जीवन के बाद से ही स्वाद और गंध के प्रति एक अजीब सा आकर्षण रखता था। शायद यह उसके पशु रूप से बची हुई कोई सहज प्रवृत्ति थी। वहीं लिली, जिसकी भूख हद से ज्यादा थी, ने लकी के आत्मा का भोजन कहे जाने वाले व्यंजन में एक साझा रुचि पाई। एक को स्वाद का जुनून था, दूसरे को खाने के अनुभव का। साथ मिलकर उन्होंने दोस्ती के करीब कुछ पाया था, या कहें कि मरे हुए लोगों के बीच दोस्ती का जो भी रूप होता है। कड़ाही खड़खड़ाने लगी और उसकी सतह से बुलबुले फूटने लगे, जिससे धुंध की हल्की हल्की लकीरें निकलने लगीं। लकी और करीब आया। बिल्कुल सही, यही है लिली, सच्ची आत्मा के सार की सुगंध। अमर प्राणी सूंघ नहीं सकते थे, लेकिन आत्मा पर प्रभाव डालने वाली किसी भी चीज को महसूस किया जा सकता था। उनके प्रयोगों का एक ही सरल कारण था, भावना को बढ़ाना। लकी एक मृत प्राणी होने के बावजूद अपने जीवित दिनों की सहज प्रवृत्ति की एक धुंधली सी झलक बरकरार रखता था। उसके मृत रूप को भोजन या स्वाद की कोई शारीरिक लालसा नहीं थी, फिर भी उसकी आत्मा की गहराई में कहीं न कहीं यह आवेग बना हुआ था। वह बस फिर से महसूस करना चाहता था, उपभोग की अनुभूति का अनुभव करना चाहता था, भले ही वह भ्रमपूर्ण ही क्यों न हो। हर बार जब वह खाना खाता तो उसकी आत्मा हल्की सी झिलमिलाती, मानो उस क्रिया पर प्रतिक्रिया दे रही हो।
अनुभूति जितनी तीव्र होती, वह झिलमिलाहट उतनी ही स्पष्ट हो जाती। ये भूख नहीं थी, यह आत्मा का जीने का असली अर्थ याद करने का प्रयास था। दूसरी ओर लिली की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसके नियम ने उसे एक मरे हुए प्राणी के रूप में एक सर्वोत्कृष्ट भक्षक बना दिया था। यदि उसके स्वामी के आध्यात्मिक बंधन न होते तो वह आसानी से उन विनाशकारी आत्माओं में से एक बन सकती थी, जो मात्र अपनी तृप्ति के लिए पूरे शहरों को नष्ट कर देती हैं। उस जैसी प्राणी को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह अनजाने में ही एक बड़ी आपदा को जन्म दे सकती है। लेकिन माइकल इस बात को किसी और से बेहतर समझता था। कई जादूगरों या तांत्रिकों के विपरीत जो अपने मरे हुए प्राणियों को औजार मानते थे, माइकल अपनी रचनाओं को बुद्धिमान प्राणी मानता था। उसके अनुसार यदि कोई मरे हुए प्राणी सोच विचार कर सकता है और कार्य कर सकता है तो वह एक अर्थ में जीवित है। इसीलिए उनकी सहज प्रवृत्ति को पूरी तरह से दबाने के बजाय उन्होंने उन्हें सुरक्षित विकल्प खोजने की अनुमति दी। लकी की स्वाद लेने की तीव्र इच्छा, लिली की सार की भूख। अगर इन इच्छाओं को खाना पकाने जैसी किसी हानिरहित चीज में लगाया जा सके तो ये सबके लिए बेहतर होगा। और इस तरह खाना पकाने के विचित्र सत्रों की शुरुआत हुई। माइकल को पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वे अपनी आधी रेसिपी कैसे बनाते हैं, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि यह लिली द्वारा गलती से किसी दूसरे बौने को खा लेने के विकल्प से सस्ता था। अब विला की रसोई उनके लिए प्रयोगों का क्षेत्र बन गई थी। अलमारियों पर सोल ग्रास, कुचले हुए माना स्टोन और यहाँ तक कि पतला किया हुआ स्पिरिट लिक्विड भी रखा हुआ था। और जहाँ विला के अन्य निवासियों को ऐसा दृश्य परेशान करने वाला लगता, वहीं माइकल के लिए यह अजीब तरह से सुकून देने वाला था। इस तरह कई दिन पलक झपकते ही बीत गए। ये साल का आखिरी महीना था और माइकल के आत्मज्ञान प्राप्त करने के 6 महीने बीत चुके थे। इन 6 महीनों में बहुत कुछ घटित हुआ था। अरोरा में माइकल न केवल जागृत हो गया था, बल्कि इस नई दुनिया में पूरी तरह से एकीकृत भी हो गया था। कभी पराया लगने वाला अरोरा का वातावरण अब अजनबी नहीं लगता था। अब वह उसकी दुनिया थी, और अरोरा से परे एक और दुनिया थी, उत्पत्ति की भूमि। वहाँ माइकल ने मौत के साथ अपने पहले वास्तविक मुठभेड़ का अनुभव किया था, और घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद जिसने उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बना दिया, वह इस हद तक विकसित हो गया था कि वह लोगों के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। थॉर्नविल में इस समय मौसम सुहाना और साफ था। माइकल के अध्ययन कक्ष की ऊंची खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे पॉलिश किए हुए लकड़ी के फर्श पर सुनहरी लकीरें बन रही थीं। शांत कमरे में माइकल अपनी मेज के पीछे बैठा था। उसके सामने एक कप गर्म चाय रखी थी। उसके सामने एस और लिया नाम के 2 लोग खड़े थे। पहले की तुलना में दोनों में आया बदलाव चौंकाने वाला था, खासकर एस में। उसका पहले वाला खुरदुरा रूप अब बिल्कुल बदल गया था। उसके सुनहरे बाल, जिनमें अब काली लकीरें हल्की हल्की दिख रही थीं, कंधों तक लहरा रहे थे। उसका कद लंबा और सुगठित था और उसकी हरी आंखों में एक शांत भाव झलक रहा था। एस अब काफी नेक नजर आ रहा था। माइकल की निगाहें कुछ पल के लिए उस पर टिकी रहीं। जिस दिन उसने एस के खून में अपना खून मिलाकर उसे अपना रक्त सेवक बना दिया था, उस घटना को कई महीने बीत चुके थे। उस समय इस कृत्य ने हवेली में हलचल मचा दी थी। सबूत न होने के बावजूद हर कोई जानता था कि इसके लिए वही जिम्मेदार था, लेकिन किसी ने भी उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। माइकल को उत्पत्ति की भूमि के बारे में यही एक बात सबसे ज्यादा पसंद थी। यहाँ शक्ति ही सब कुछ तय करती थी। जब तक कोई काफी शक्तिशाली होता था, कोई उससे यह नहीं पूछता था कि क्यों। अरोरा के विपरीत, जहाँ हर काम को अदृश्य निगाहों और शक्तिशाली ताकतों द्वारा परखा, आंका और निगरानी की जाती थी, उत्पत्ति की भूमि अपनी क्रूरता में निर्भीक और ईमानदार थी। जिसके पास शक्ति होती थी वही स्वतंत्रता प्राप्त करता था। यहाँ माइकल अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। एस के बगल में लिया खड़ी थी। कुछ महीने पहले जब एस का रूप रंग अलग था, तब उसकी तुलना में लिया में भी बदलाव आ गया था, लेकिन इसकी तुलना में लिया में काफी कमियां थीं। अपने विलय विकल्प के बारे में पता चलने के बाद माइकल भी लिया के लिए ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया और तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक कि लिया उसके जीवन बीज को जागृत न कर दे। माइकल ने स्वीकार किया कि साधना का मार्ग मजबूत था, लेकिन एक साधक को वह जितने संसाधन दे सकता था, उसकी तुलना में उसके पास एक योद्धा का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद थे। माइकल दोनों लड़कों के बीच स्पष्ट रूप से पक्षपात नहीं करता था, लेकिन दूसरों को ऐसा लगता था कि वह करता है। पब फ्यूचर विज्ञापन। पिछले कुछ महीनों में लिया ने न केवल प्रशिक्षण में बल्कि अपने कर्तव्यों में भी खुद को अत्यधिक व्यस्त रखा था। माइकल उसकी कृपा पाने के प्रयास पर केवल असहाय होकर मुस्कुरा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपनी योजना से पीछे हटने वाला नहीं था। वह लिया को एक अस्थिर स्वभाव की व्यक्ति मानता था। हालांकि रक्त सेवक बनने से लिया उसके प्रति अत्यंत वफादार हो जाएगी, फिर भी वह दृढ़ विचारों वाली ही रहेगी। उसके भीतर प्रतिशोध की भावना अभी भी गहरी थी, और हालांकि माइकल इसे पूरी तरह से मिटाना नहीं चाहता था, लेकिन वह इसे नियंत्रण में रखना पसंद करता था। इन कुछ महीनों का असर दिखने लगा था और लिया अब शांत हो गई थी। माइकल के प्रति अब उसके मन में कोई द्वेष नहीं था, यही इस बात का पर्याप्त प्रमाण था। माइकल ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला हो। बहरहाल जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। माइकल ने कुछ पल की खामोशी को कायम रहने दिया, फिर ऐसे लिया की ओर देखा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? एस ने थोड़ा झुककर कहा। एक और बैरन उपहार लेकर आए हैं महाराज। इस शब्द में काफी महत्व था। माइकल ने बाहर से तो मुस्कुराया नहीं, लेकिन मन ही मन बहुत खुश था। कुछ महीने पहले उसने एक खास शूरवीर से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की थी। कुछ सुखद बातचीत के बाद उस व्यक्ति ने उनके रिश्ते को और मजबूत करने के लिए उदारतापूर्वक संसाधनों का एक बड़ा भंडार भेंट किया था। उस दिन के बाद माइकल ने किसी और से मुलाकात नहीं की, फिर भी समूह ने सबक सीख लिया था। समय समय पर उपहारों के जत्थे आते थे। उपहार देते समय उन्हें आनंद मिलता था, इसलिए मात्रा अधिक होने के कारण वे एक साथ सभी उपहार नहीं दे पाते थे। लेकिन हर जगह कुछ बुरे लोग तो होते ही हैं। उसके अधीन 7 लोगों में से, जिनमें 2 शूरवीर और 5 बैरन थे, विशेष रूप से 2 बैरन ऐसे थे जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि वे किसी खास काउंट के और भी करीब पहुंच गए थे। माइकल अभी आदत के मुताबिक ये पूछने ही वाला था कि इस बार क्या उपहार आए हैं, तभी उसके अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, माइकल ने बिना आवाज बुलंद किए कहा। दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी शख्सियत अंदर आए। ये कैप्टन रोहन थे, जो माइकल के निजी अंगरक्षकों के प्रमुख और थॉर्नवेल की रक्षा इकाइयों के कमांडर थे। आमतौर पर शांत रहने वाले वह व्यक्ति अब अजीब तरह से बेचैन दिख रहे थे।
रोहन अंदर आया, झुककर प्रणाम किया और बोलने की अनुमति का इंतजार करने लगा। माइकल ने हाथ से हल्का इशारा करते हुए अनुमति दे दी। क्या बात है? कप्तान सीधा खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन तेज थी। महोदय, दक्षिणी मार्ग से एक संदेशवाहक अभी अभी आया है। ड्यूक की बेटी जल्द ही हवेली पहुंच जाएगी। माइकल का हाथ बीच में ही रुक गया, चाय का प्याला उसके होठों से 1 इंच की दूरी पर मंडरा रहा था। किस ड्यूक की बेटी? उसने ये सुनिश्चित करने के लिए पूछा। राजकुमारी एरियन, मेरे स्वामी ड्यूक एवरमून की सबसे छोटी बेटी, उन्होंने आदरपूर्वक झुककर कहा। माइकल ने कप को धीरे से नीचे रखा, उसकी निगाहें अभी भी रोहन पर टिकी हुई थीं। वह हवेली से कितनी दूर है? रोहन थोड़ा तनाव में था, लेकिन सीधा खड़ा हो गया। ज्यादा दूर नहीं महाराज, वह एक हवाई जहाज से आई है जो दक्षिणी पहाड़ी के ठीक पार उतरा है। वे अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की गतिविधियों को देखते हुए मेरा अनुमान है कि वे 1 घंटे के भीतर यहाँ पहुंच जाएंगे। 1 घंटा? माइकल ने धीरे से दोहराया, फिर खड़ा हो गया। उसकी उपस्थिति मात्र से ही कमरा भर गया। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उनकी पैनी नज़र वहां मौजूद सभी लोगों पर पड़ी। एक ड्यूक की बेटी यहाँ आ रही है और मैं नहीं चाहता कि थॉर्नवेल अप्रस्तुत दिखे। उसने एस और लिया की ओर मुड़कर कहा, तुम दोनों ये सुनिश्चित करो कि हवेली देखने में अच्छी लगे, और रसोइयों से कहो कि वे एक विशिष्ट अतिथि के लिए उपयुक्त भोजन तैयार करें। यदि भव्य भोजन संभव न हो तो कम से कम सुरुचिपूर्ण भोजन तैयार करें। पब फ्यूचर एड्स। दोनों पुरुषों ने तुरंत सिर झुकाया। उन्होंने एक साथ कहा, समझ गए महाराज। फिर माइकल ने रोहन की ओर देखा। उसके लिए आधे रास्ते में एक सुरक्षा दस्ता भेजो। तुम उनके साथ जाकर उसका उचित स्वागत करो और उसके दल को सुरक्षित यहाँ तक पहुंचाओ। ये सुनिश्चित करो कि जब वह गुजरे तो सड़क पर तैनात पहरेदार सावधान मुद्रा में खड़े हों। जी महाराज, रोहन ने झुककर जवाब दिया और जाने के लिए मुड़ गया। जब बाकी लोग अपने अपने काम निपटाने के लिए जल्दी से बाहर निकल गए तो माइकल खिड़की के पास ही बैठा रहा और थॉर्नवेल पर सूरज की रोशनी को देखता रहा। ड्यूक की बेटी, उसने धीमी आवाज में कहा, उसकी आवाज समझ से परे थी। रोहन, एक सुंदर दिखने वाली गाड़ी से एक मधुर आवाज आई। जी हाँ राजकुमारी। कवच पहने और घोड़े पर सवार रोहन करीब आने लगा। इस समय वे थॉर्नवेल के काफी करीब थे और दूर से उसकी दीवारें देख सकते थे। गाड़ी का पर्दा थोड़ा सा उठा, जिससे एक युवती दिखाई दी। ड्यूक एवरमून की सबसे छोटी बेटी एरियन एवरमून ने उसी सौम्य और सुरुचिपूर्ण ढंग से बात की जिसने उन्हें राजधानी भर में प्रसिद्ध बना दिया था। आपके नए स्वामी आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं कप्तान? उसने हल्के स्वर में पूछा। उसकी आवाज़ विनम्र थी, लेकिन उसकी निगाहें इतनी तीखी थीं कि रोहन सहज रूप से अपनी काठी पर सीधा हो गया। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए घोड़ों के खुरों की लयबद्ध ध्वनि ने उनके बीच की खामोशी को भर दिया। उसके मन में विचार उमड़ पड़े। यद्यपि यह महिला उसके पूर्व स्वामी के परिवार से थी, परंतु अब वह उसकी श्रेष्ठ नहीं थी। उसकी वफादारी अब थॉर्नवेल में प्रतीक्षा कर रहे व्यक्ति के प्रति थी। अब उसके द्वारा बोला गया हर शब्द मायने रखता था। अंत में उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मालिक, यद्यपि आप शासन करने में नए हैं, फिर भी आप असाधारण रहे हैं। उन्होंने सरल शब्दों में कहा। एरियन के होठों पर एक हल्की, लगभग न के बराबर मुस्कान उभरी। असाधारण? उसने दोहराया। क्या सच में? रोहन ने एक बार सिर हिलाया। जी हाँ राजकुमारी। एरियन की निगाहें दूर से दिख रही थॉर्नवेल की ऊंची दीवारों की रूपरेखा पर टिक गईं, जो सूरज की हल्की रोशनी में चमक रही थीं। उसकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें जिज्ञासा झलक रही थी। मैंने सुना है कि उनके कार्यभार संभालने से पहले थॉर्नवेल की हालत बहुत दयनीय थी। उपेक्षा और कुप्रबंधन के कारण एक समृद्ध भूमि बदहाल हो गई थी। कप्तान जी बताए, अब उसकी क्या हालत है? रोहन ने जवाब देने से पहले बस कुछ पल का संकोच किया। पहले से बेहतर महाराज, उसने संयमित और सम्मानजनक स्वर में कहा। काफी बेहतर? ओह। एरियन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसके कोमल चेहरे पर हल्की सी मस्ती झलक रही थी। रोहन ने सोचा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, युवती की जिज्ञासा शांत हो गई होगी। लेकिन अगला सवाल, जो उसी कोमल स्वर में पूछा गया था लेकिन उसमें कहीं अधिक गहरा भाव था, ने उसे स्तब्ध कर दिया। ठीक है, एरियन ने धीरे से कहा, उसकी निगाहें थॉर्नवेल की नजदीक आती दीवारों पर टिकी हुई थीं। तो मुझे बताए कप्तान, क्या आपके नए स्वामी ने यहाँ रहने के दौरान किसी महिला से जान पहचान बनाई है? रोहन को अपनी ही सांस में खांसी आने लगी और घोड़े के चौंक कर हिनहिनाने पर उसने लगाम पर अपनी पकड़ और कस ली। राजकुमारी, उसने हकलाते हुए कहा, फिर खुद को संभाला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, वह बस अपनी उसी शांत समझदार नजर से उसे देखती रही। यह एक सीधा सा सवाल है, उसने कहा। रोहन के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वह उससे जितने भी सवाल पूछ सकती थी, उनमें से यह एक ऐसा सवाल था जिसके लिए वह तैयार नहीं था। मैं महाराज पूरी तरह से अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं राजकुमारी, रोहन ने जल्दी से कहा और अपनी काठी पर सीधा हो गया, मानो इस मुद्रा से उसकी घबराहट छिप जाएगी। उन्होंने इस तरह की कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं। एरियन की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, उसकी आवाज़ नर्म थी। जहां तक आपको पता है, नहीं। रोहन ने घूंट भरा। अनजाने में ही रोहन का मन अपने स्वामी की ओर विचरण करने लगा। सबसे पहले उनके मन में अपने स्वामी का रूप रंग आया। उन्हें सुंदर कहना तो बहुत ही साधारण शब्द होगा, नहीं, माइकल उससे कहीं बढ़कर थे, बेहद खूबसूरत। फिर भी उनकी कोमल विशेषताओं के बावजूद उनमें स्त्रीत्व का कोई अंश नहीं था। उनका शरीर सुडौल था, लेकिन उनमें एक शांत मर्दाना शक्ति थी जो उनके चलने या बोलने पर उनके रूप रंग को पूरी तरह भुला देती थी। फिर भी उस सुंदरता ने इलाके में काफी परेशानी खड़ी कर दी थी। स्वयं स्वामी को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन रोहन ने इतना देख लिया था कि वह सब कुछ समझ गया था। उस बूढ़े योद्धा के आने के बाद माइकल थॉर्नवेल में ज्यादा सक्रियता से घूमने लगा था। इसकी शुरुआत खाने पीने से हुई, खासकर जंगल में अचानक कई टन तैयार माल के मिलने से। रोहन को आज भी समझ नहीं आया था कि यह सब कैसे हुआ। माल इतना परिष्कृत और उत्तम लग रहा था मानो किसी शक्तिशाली जादूगर ने उसे खुद उगाया हो। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि ये सामान अरोरा से आए थे, जो उसकी समझ से परे एक दुनिया थी। माइकल ने सावधानी बरती थी और साधारण आवरण और पैकेजिंग से सामान के मूल स्थान को छिपाया था, लेकिन फिर भी उनकी गुणवत्ता ही सब कुछ बयां कर रही थी। फिर कवच और हथियार थे। उनका इस्तेमाल करने वाले लोग कसम खाकर कहते थे कि वे स्थानीय स्तर पर बने किसी भी कवच और हथियार से हल्के और अधिक मजबूत थे।
रोहन ने कई बार सोचा था कि उसके स्वामी ने उन्हें कहाँ से प्राप्त किया होगा, लेकिन उसने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। शायद अगर वह अधिक शक्तिशाली होता तो जिज्ञासावश कुछ करने का जोखिम उठा सकता था, लेकिन वह नहीं था, और भीतर ही भीतर एक शांत अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि उसके स्वामी की शक्ति उन सभी की पहुंच से परे थी। रोहन यह नहीं कह सकता था कि वह अभी भी महान मंच के भीतर था या उससे ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन उसने इतना तो देख लिया था कि वह जानता था कि माइकल साधारण नहीं था। उनके स्वामी की बदौलत यह क्षेत्र समृद्ध हुआ। उनके मार्गदर्शन में थॉर्नवेल में उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से बदलाव आने लगे। सड़कें ठीक की गईं, अन्न भंडार भर दिए गए, सैनिकों को उचित साजो सामान से लैस किया गया। ये सब कुछ ही महीनों के भीतर हो गया। लेकिन उनकी सारी शक्ति, दयालुता और दक्षता के बावजूद परेशानी हमेशा उनकी शक्ल सूरत से ही जुड़ी रह जाती थी। जब माइकल सार्वजनिक रूप से अधिक बार दिखाई देने लगा तो थॉर्नवेल की युवतियां अपना संयम खोने लगीं। रोहन ने नौकरों को लॉर्ड की कांच जैसी आंखों और ऐसी मुस्कान जो स्वर्गदूतों को भी ईर्ष्या दिला दे के बारे में गपशप करते हुए सुना था। कुछ महिलाएं तो उसकी एक झलक पाने के लिए हवेली के द्वार के पास तक जाने के लिए भी अपना रास्ता बदल लेती थीं। और सिर्फ युवा ही नहीं, कुछ वृद्ध महिलाएं भी अपनी बेटियों से कहीं अधिक बेशर्म थीं। वहां अफरा तफरी मची हुई थी। रोहन के विचार एक धारणा पर अटक गए। क्या राजकुमारी भी दूसरों की तरह उसी जाल में फंस गई होगी? उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और अपनी निगाहें सामने की ओर रखी, लेकिन उसने गाड़ी के छेद पर एक सावधानीपूर्वक नजर डाली। रोहन ने सोचा, क्या ये जिज्ञासा है या रुचि, या दोनों? रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह विचार उसके मन में घूमता रहा। अगर राजकुमारी भी उसके स्वामी के रूप रंग पर मोहित हो गई होती तो उसे आश्चर्य नहीं होता। अगर वह खुद एक स्त्री होता तो शायद वह भी मोहित हो जाता। इस विचार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसने तुरंत उस विचार को मन से झटक दिया। फिर भी वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके स्वामी के पास एक ऐसा आकर्षण था जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता था, चाहे वे जानबूझकर खींचे जाना चाहें या नहीं। सुरक्षा दल आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में वे थॉर्नवेल के बाहरी द्वारों पर पहुंच गए। जब गाड़ी धीरे धीरे रुक गई तो राजकुमारी ने पर्दा हटाकर उत्सुकता से बाहर झांका। उसकी नज़र चारों ओर घूमी और सबसे पहले उसकी नज़र स्वच्छता पर पड़ी। सड़कें एकदम साफ थीं, पत्थर की दीवारें नई नई मरम्मत की हुई थीं और गश्त लगा रहे सैनिक चुस्त दुरुस्त और अनुशासित दिख रहे थे। फिर उसका ध्यान लोगों की ओर गया। वहां उनकी संख्या उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। यहाँ काफ़ी लोग हैं, एरियन ने धीरे से कहा और रोहन की ओर देखा। मुझे लगा था कि थॉर्नवेल में आबादी कम है। रोहन ने घोड़े की पीठ से थोड़ा झुककर अभिवादन किया। जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है महाराज। कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। लेकिन मन ही मन उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी सी, उसने सोचा, ये तो बहुत हल्की बात है। सच तो ये था कि थॉर्नवेल की आबादी लगभग दोगुनी हो गई थी। ये बदलाव माइकल के अधीन 5 सामंतों द्वारा दिए गए उपहारों के बाद शुरू हुआ था। उनमें से प्रत्येक अपने नुकसान की भरपाई करने और सामंत का पक्ष पुनः प्राप्त करने की कोशिश में न केवल संसाधन बल्कि लोग भी भेजे थे। उन्होंने अपने आम नागरिकों को बेच दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे कठिन समय में उनका पेट भरना बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन जनसंख्या कभी असली मुद्दा नहीं थी, असली मुद्दा धन था। जब तक कोई धनी था वह पुनर्निर्माण कर सकता था। वही जमींदार जानते थे कि जब संसाधनों की अगली फसल आएगी तो वे अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा लेंगे, भले ही अब उन्हें माइकल को एक हिस्सा देना पड़े। कुछ ही देर में रोहन ने उनके आने की सूचना दे दी। हवेली के द्वार के सामने उसने अपने घोड़े को रोक दिया और सहजता से नीचे उतर गया। उसके चमकीले कवच पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। गाड़ी की ओर मुड़कर वह आगे बढ़ा और थोड़ा झुककर अभिवादन किया। हम पहुंच गए हैं राजकुमारी, उसने कहा। गाड़ी का दरवाजा हल्की चरमराहट के साथ खुला और रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया। एक पल बाद एरियन की पतली उंगलियां उसके हाथ पर हल्के से टिक गईं जब वह नीचे उतरी। उसके जूते पत्थर के रास्ते को छू गए और गुलाबों की हल्की खुशबू हवा में घुल गई जब उसने अपनी मुद्रा सीधी की। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र हवेली के द्वार की ओर उठी, उसकी सांसें थम गईं। वहां खड़ा माइकल था, जिस पर पिघले हुए सोने की तरह सूरज की रोशनी पड़ रही थी। उन्होंने कोई भव्य वस्त्र नहीं पहने थे, फिर भी वे किसी भी शूरवीर से कहीं अधिक प्रभावशाली प्रतीत हो रहे थे जिन्हें उसने पहले देखा था। उनका पहनावा सादा था, काला और हरा, उनके शरीर पर एकदम फिट, लेकिन उनके हाव भाव से सहज अधिकार झलक रहा था। हल्की हवा ने उनके लंबे खुले बालों को एक तरफ कर दिया, जिससे उनका चेहरा सामने आ गया, मानो स्वर्ग ने उन्हें तराशा हो। माइकल अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर खड़ी थी। द्वार के दोनों ओर खड़े सैनिकों ने उसके प्रकट होते ही झुककर प्रणाम किया, लेकिन उसका ध्यान उन पर बिल्कुल नहीं गया। उसकी निगाहें अपने सामने खड़े व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। माइकल की निगाहें उसकी निगाहों से मिलीं। एक पल के लिए उसे लगा मानो वह उसके आर पार देख रहा हो। यह बेचैन करने वाला था, लेकिन अजीब तरह से मोहक भी। रोहन उसकी क्षणिक घबराहट से बेखबर माइकल की ओर झुककर बोला, मेरे स्वामी एवरमून वंश की राजकुमारी एरियन एवरमून सुरक्षित पहुंच गई हैं। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मधुर स्वर में उत्तर दिया, थॉर्नवेल में आपका स्वागत है राजकुमारी। माइक नॉर अपने पिता की राज्य के सिंहासन के लिए चल रही लड़ाई में उतरने की योजना के चलते उन्होंने उसे अपनी कुंजी के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया था। हालांकि वह उसकी परवाह करता था और उसे कभी जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाता था, लेकिन अंततः यही अधिकांश कुलीन महिलाओं की वास्तविकता थी जिनकी शादी संबंध बनाने के लिए कर दी जाती थी। कुछ लोगों को यह व्यवस्था नापसंद थी, जबकि अन्य लोगों ने इसे स्वीकार किया। जिन लोगों को यह पसंद आया उन्हें इसलिए पसंद आया क्योंकि इससे उन्हें फायदा हुआ। आखिरकार अगर उसके पिता की योजना सफल हो जाती और उसकी शादी राज्य के भावी राजा से हो जाती, तो क्या वह एक युग की बेटी से उठकर सचमुच राजघराने की सदस्य नहीं बन जाती? अधिकांश कुलीन महिलाओं के लिए यह एक सपने जैसा लगता था, लेकिन एरियन के लिए नहीं। वह इस तरह के भाग्य की समर्थक नहीं थी। अगर वह प्यार के लिए शादी नहीं कर सकती तो वह खेती करना, अपने दम पर मजबूत बनना और विशाल दुनिया को स्वतंत्र रूप से खोजना पसंद करेगी। दुर्भाग्यवश उसके पिता की महत्वाकांक्षाओं के कारण वह सपना धूमिल हो गया था। अब फ्यूचर एड्स किसी ने भी, यहाँ तक कि उसने भी इस योजना के विफल होने की उम्मीद नहीं की थी।
लेकिन किसने सोचा होगा कि अंतिम क्षण में कोई और इस अवसर का लाभ उठा लेगा और उसके पिता, जिनके बारे में उसे विश्वास था कि वे परिणाम को अपने मनचाहे परिणाम में बदलना चाहेंगे, वास्तव में इसे स्वीकार कर लेंगे। हालांकि इससे एरियन खुश नहीं हुई। आखिरकार उसे एक अजनबी से ही शादी करनी थी। फिर भी जब वह पहली बार माइक नॉर से मिली तो उसके मन में जो थोड़ी सी झिझक थी वह गायब हो गई। तभी एरियन को अपने बारे में एक बात समझ आई, वह जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा घमंडी थी। एक आदमी की खूबसूरती देखकर उसकी राय बदल जाने से वह अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गई। वह न केवल सुंदर थे बल्कि बलवान, शांत और वाकपटु भी थे। एरियन, जो दिल से अभी भी एक युवा लड़की थी, इस विचार से खुद को रोक नहीं पाई कि माइक नॉर से शादी करना शायद उतना बुरा न हो। ये सोचकर कि उसका भावी पति इतना सक्षम और आकर्षक व्यक्ति हो सकता है, उसके दिल में एक ऐसी हलचल मच गई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। चूंकि उसके पिता को इस विचार से कोई आपत्ति नहीं थी और वे इशारों इशारों में इसे प्रोत्साहित भी कर रहे थे, इसलिए उसने मान लिया कि शादी लगभग तय हो चुकी है। आखिर भला कौन उसे मना कर सकता था। वह ड्यूक एवरमून की सबसे छोटी बेटी एरियन एवरमून थी। कम से कम उसे तो यही लगता था। लेकिन इस माइक नॉर ने कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और न ही उसने उस तयशुदा शादी को स्वीकार किया जिसके लिए उसने कथित तौर पर लड़ाई लड़ी थी। क्या वह इतनी अवांछनीय थी? एरियन के लिए यह एक नया और असहज अनुभव था जिसने उसे असमंजस में डाल दिया था कि वह क्या सोचे और क्या महसूस करे। वह एक अजीब दुविधा में फंस गई थी। क्या उसका मंगेतर अभी भी था? क्या उसकी सगाई हो चुकी थी? क्या वह किसी रिश्ते में थी? उसे कुछ पता नहीं था। वह इतना जरूर जानती थी कि उसे माइक नॉर पसंद आने लगा था, लेकिन ऐसा लगता था कि माइक नॉर को उससे जरा भी लगाव नहीं था। कुलीन वर्ग में प्रेम की अवधारणा लुप्त हो गई थी। आम लोगों की तुलना में अधिकांश कुलीनों का मानना था कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह सकते हैं जिसकी संगति आपको अच्छी लगती है तो इसे प्रेम माना जा सकता है। एरियन, जिसे उत्तराधिकारियों द्वारा लुभाया गया था और राजधानी में उसकी प्रशंसा की गई थी, अपने जीवन में पहली बार खुद को अनिश्चित स्थिति में खड़ी पाई और दूसरों की नज़रों में अपने मूल्य के बारे में अनिश्चित थी। वह ये नहीं बता सकती थी कि यह गर्व था, निराशा थी या कुछ और, लेकिन जब आखिरकार उसे दोबारा मिलने का मौका मिला तो उसने इसे लेने में जरा भी संकोच नहीं किया। एरियन ने शालीनता से झुककर अभिवादन किया। उसकी हर हरकत सलीकेदार थी, हालांकि उसके लहजे में शरारत भरी लय थी। पिछले कुछ महीनों से विस्काउंट माइक काफी खुश लग रहे हैं, उसने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए कहा। आपने एक भी पत्र नहीं भेजा? क्या मैं ये समझ लूं कि थॉर्नवेल ने आपको मुझे बुला दिया है? उसके शब्दों को सुनकर पास खड़े सैनिक और सेवक स्तब्ध रह गए। उनकी निगाहें क्षण भर के लिए दोनों के बीच घूमी, फिर उन्होंने तुरंत अपनी निगाहें नीचे कर ली, मानो उन्होंने कुछ सुना ही न हो। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, हालांकि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो कोमल और क्षणिक थी। लेकिन मन ही मन उसने गहरी आह भरी। सच कहूं तो उसने राजकुमारी को दोबारा देखने की उम्मीद नहीं की थी, कम से कम इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। फिर भी वह ये बात जोर से नहीं कह सका। इसके बजाय उसने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें एक ऐसी गर्माहट थी जिसने उसके दिल को छू लिया। मुझे माफ कर दो राजकुमारी, उसने धीरे से कहा। मुझे डर था कि अगर मैं लिखूंगा तो हमारे आखिरी मिलन की याद के आगे मेरे शब्द फीके पड़ जाएंगे। एरियन ने पलकें झपकाईं। कुछ पल के लिए उसका संयम डगमगा गया। उसके गले पर हल्की सी लाली छा गई, जिसे उसने तुरंत एक विनम्र मुस्कान के पीछे छिपा लिया। इतने शांत स्वभाव के बावजूद उसके शब्दों का उस पर इतना गहरा असर हुआ जितना उसने सोचा भी नहीं था। उसने उसे चिढ़ाने के लिए कई बातें सोच रखी थी, शायद उसे याद दिलाने के लिए कि उसने महीनों तक उसकी अनदेखी की थी। लेकिन अब उसकी स्थिर निगाहों और उसके सहज आकर्षण के आगे उसका दिमाग सुनना पड़ गया। उनकी चुप्पी देखकर माइकल ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। राजकुमारी, थॉर्नवेल में आपका स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है, उन्होंने आगे कहा। मुझे आशा है कि यात्रा अधिक थकाऊ नहीं रही होगी। एरियन ने आखिरकार अपनी आवाज़ वापस पाए, हालांकि उसकी आवाज़ उतनी गहरी नहीं निकली जितनी वह चाहती थी। ये काफ़ी सुखद था, उसने किसी तरह कहा, फिर जल्दी से नजरें हटा लीं और अपने लाल होते गालों को छिपाने के लिए हवेली के आसपास के माहौल में दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया। एक तरफ खड़े रोहन ने यह बातचीत सुनी। उसके होंठ हल्के से हिले, लेकिन उसने समझदारी से चुप रहना ही बेहतर समझा। ऐसा लग रहा था कि उसका पहले का संदेह सच से बहुत दूर नहीं था। राजकुमारी भी अपने स्वामी की उपस्थिति के शांत आकर्षण में फंस गई थी। खूबसूरती को मिलने वाला विशेषाधिकार वास्तव में मौजूद था। उस तरह के चेहरे के साथ बोला गया झूठ भी उसे रोमांटिक लगा। माइकल ने एरियन की ओर देखा। यात्रा के बाद आप थकी हुई होंगी, उसने कहा। आइए राजकुमारी, थॉर्नवेल भले ही राजधानी की भव्यता से मेल न खाता हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे रसोइयों ने आपके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। एरियन के होंठ हल्के से मुड़े। क्या आप मुझे दोपहर के भोजन पर आमंत्रित कर रहे हैं विस्काउंट? उसने शरारती लहजे में पूछा। यदि महामहिम मेरे साथ भोजन करने के इच्छुक हो तो मुझे बहुत सम्मान महसूस होगा। उसकी शांति एक बार फिर डगमगा गई, हालांकि केवल एक पल के लिए। तो फिर मना करना मेरे लिए असभ्यता होगी, उसने धीरे से कहा। माइकल ने प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। इस तरफ राजकुमारी, जब उत्पत्ति की भूमि में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही थी, उसी समय अरोरा में भी कुछ उतना ही महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। इस समय अकादमी की एक इमारत में 3 छात्र एक परिचित व्यक्ति के सामने बैठे थे, माइकल, राइन और उनका एक अन्य सहपाठी। उनके सामने निर्देशक आर्वेन बैठे थे। वे उनके कार्यालय में थे और माइकल को यह स्वीकार करना पड़ा कि निर्देशक न केवल अपने व्यक्तित्व में रंगीन थे बल्कि अपने परिवेश में भी रंगीन थे। वह कमरा किसी दफ्तर जैसा कम और हर तरह की चीजों का अव्यवस्थित मिश्रण ज्यादा लग रहा था। कागज, किताबें और आधी खुली फाइलें हर उपलब्ध सतह पर टेढ़े मेढ़े ढेरों में पड़ी थीं। दीवारों पर बेमेल रंग किए गए थे, एक तरफ हल्का नीला और दूसरी तरफ गहरा लाल, मानो चित्रकार ने बीच में ही रुचि खोदी हो। कई बिना फ्रेम वाली पेंटिंग टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई थी और उनमें से कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। एक किसी कुलीन महिला का चित्र था, दूसरी बंजर रेगिस्तान का दृश्य और तीसरी किसी बच्चे की अमूर्त कला की बेतरतीब कोशिश लग रही थी। चमकीले पीले रंग के पर्दे, जिनके किनारे घिसे हुए थे, गहरे हरे रंग के कालीन से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे, जो देखने में सदियों पुराना लग रहा था। मेज पर रखा एक छोटा सा दीपक धीमी रोशनी में टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी दीवारों पर लंबी लंबी हिलती डुलती परछाइयां बना रही थी।
डेस्क के पीछे एक बड़ी गद्देदार कुर्सी रखी थी जिसके कोने फटे हुए थे और रुई के टुकड़े दिखाई दे रहे थे, और उस पर स्वयं निर्देशक आर्वेन बैठे थे। वह व्यक्ति गद्देदार कुर्सी पर पालती मारकर बैठा था, हमेशा की तरह भड़कीले कपड़ों में। उसके रंगे हुए बाल नीले और बैंगनी रंगों का आकर्षक मिश्रण मंद रोशनी में चमक रहे थे। निर्देशक आर्वेन, रायन ने सावधानी से कहना शुरू किया, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हमें क्यों बुलाया गया था? आवन ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं, उसकी आंखों में शरारत की चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बुलाया गया, कितना गंभीर शब्द है प्रिय रिन। चलो इसे बातचीत के लिए आमंत्रित कहना ठीक रहेगा। माइकल की भौहें थोड़ी सी फड़क उठीं। कुछ मिनट पहले ही उन्हें अपने एजबैंड पर एक सूचना मिली थी, एक संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश जिसमें उन्हें निदेशक के कार्यालय में बुलाया गया था। उन्हें निर्देशक आर्वेन से व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उस आदमी के बारे में कुछ ऐसा था जो हमेशा उन्हें असहज महसूस कराता था। भगवान ही जानते थे कि जब उसे पता चला कि सिर्फ उसे ही नहीं बुलाया गया है तो उसे कितनी राहत मिली होगी। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जब उसने देखा कि और किसे बुलाया गया है तो माइकल तुरंत समझ गया कि यह कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। उसके बगल में प्रथम वर्ष के अन्य शीर्ष छात्र बैठे थे, रेने जो दूसरे स्थान पर थी, जिसके छोटे चांदी जैसे बाल डेस्क लैम्प की हल्की रोशनी में चमक रहे थे, और एक अन्य लड़का जिसे वह पहचानता नहीं था, जिसकी घबराहट भरी बेचैनी उसे उन दोनों के बीच बेमिल सा दिखा रही थी। उन तीनों में एकमात्र समानता ये थी कि वे तीनों अपने अपने वर्ष में शीर्ष स्थान पर थे, जिसका मतलब था कि यह बैठक आसान नहीं थी। डायरेक्टर आर्वेन के ऑफिस ने उस बेचैनी को और भी पुख्ता कर दिया। वह ऑफिस कम और किसी पागल के संग्रह कक्ष जैसा ज्यादा लग रहा था। आवन की मुस्कान बरकरार रही, लेकिन जिन निगाहों से वह उन्हें देख रहा था वे गलत थीं। माइकल को यह तुरंत महसूस हुआ। रिन को भी। उसकी मुद्रा थोड़ी और सख्त हो गई। निर्देशक की निगाहें बार बार उन दोनों पर टिकी हुई थीं, मानो तीसरा छात्र दीवार पर एक परछाई हो। तीसरी सीट पर बैठा लड़का सीधा बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्वेन ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। आमतौर पर आर्वेन ने अंत में टेढ़े मेढ़े फोल्डरों के ढेर पर उंगली से थपथपाते हुए कहा, इस तरह के मामले प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य संभालते हैं। उसने आह भरी और छत को ऐसे घूरने लगा जैसे उसे कोई आपत्ति हो। लेकिन वे न जाने कहाँ चले गए और अब पूरी अकादमी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। अब फ्यूचर एड्स। प्रधानाचार्य के विषय में माइकल को काफी दिलचस्पी महसूस हुई। आखिरकार प्रधानाचार्य केवल नामात्र के मुखिया नहीं थे, वे अकादमी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। अपनी कथित शक्ति और प्रतिष्ठा के बावजूद माइकल वास्तव में उससे कभी नहीं मिला था। इस स्थिति को और भी अजीब बनाने वाली बात यह थी कि प्रधानाचार्य ने खुद हफ्तों पहले उनके साथ एक निजी बैठक निर्धारित की थी और फिर गायब हो गए थे। इस बार माइकल खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। डायरेक्टर आर्वेन, उन्होंने विनम्रता से अपनी बात शुरू की, आपने बताया कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल चले गए हैं। क्या आपको पता है कि वे कहाँ गए हैं या वे कब लौटेंगे? आपको हमारे प्रिय प्रधानाध्यापक के बारे में जानने की उत्सुकता है ना? माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया, हालांकि मन ही मन उसने राहत की सांस ली। सच कहूं तो वह उस आदमी से मिलने के लिए इतना उत्सुक नहीं था। वह बस इस झंझट से छुटकारा पाना चाहता था। हर कुछ दिनों में वह सोचता रहता था कि आखिर वह लंबे समय से टल रही मुलाकात कब होगी, लेकिन जब कोई खबर नहीं आती थी तो वही हल्की बेचैनी फिर से उभर आती थी। वह इस मामले का निपटारा चाहता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आवन ने ठुड्डी हाथ पर टिकाते हुए धीरे से हंसते हुए कहा, आह माइकल, उन्होंने नाम को ऐसे खींचते हुए कहा जैसे उसे इसका स्वाद चख रहे हों। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि प्रधानाचार्य कहाँ गए। सचमुच मैं बताना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने बनावटी बेबसी दिखाते हुए अपने हाथ फैला दिए। नियम, तुम जानते ही हो क्या होता है। माइकल ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। नियम। वह थोड़ा निराश तो हुआ, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। फिर भी इससे पहले कि वह इस भावना को पूरी तरह से समझ पाता, आर्वेन की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसकी आवाज़ धीमी हो गई। लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो तो शायद मैं एक दो नियम तोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। एक एहसान, कुछ भी भयानक नहीं, आर्वेन ने जल्दी से कहा। बस एक काम है, तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह एक आसान काम है। तुम इसे करो और मैं तुम्हें हमारे रहस्यमय प्रधानाचार्य के बारे में सब कुछ बता दूंगा। माइकल का जवाब निर्देशक की उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से आया। नहीं, आवन ने पलकें झपकाईं। ये तो बहुत जल्दी हो गया। माइकल जो कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सका वह यह था कि अगर कोई दूसरा प्रशिक्षक होता तो वह मना करने से पहले शायद 2 सेकंड के लिए हिचकिचाता, क्योंकि वह किसी अनावश्यक बात के लिए किसी कारणी नहीं बनना चाहता था। उसके बाद कमरे का माहौल अजीबोगरीब हो गया। कुछ क्षणों के लिए कोई नहीं बोला। निर्देशक आर्वेन की मुस्कान वैसी ही बनी रही, हालांकि उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। माइकल ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, हालांकि मन ही मन वह तनाव को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। उसे अपने जवाब पर कोई पछतावा नहीं था, लेकिन यह बात निर्विवाद थी कि माहौल में भारीपन, लगभग घुटन पैदा करने वाला स्वर आ गया था। सौभाग्य से रायन ने इसे तोड़ दिया। निर्देशक महोदय, उसने अचानक विनम्रता से कहा, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? इस सवाल ने आर्वेन का ध्यान माइकल से हटा दिया। उसकी रहस्यमय मुस्कान कुछ हद तक सच्ची खुशी में बदल गई, हालांकि इससे वह और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। अरे हाँ वही, आर्वेन ने उंगलियां चटकाते हुए कहा। हाँ वही, उन्होंने अपनी उंगलियां चटकाते हुए दोहराया, मानो उन्हें अभी अभी याद आया हो कि वे वहाँ क्यों थीं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साल खत्म होने वाला है, जिसका मतलब है कि एक नया साल शुरू होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हो या न जानते हो, अकादमी इस अवधि के दौरान हमेशा एक छोटी छुट्टी देती है। ये छात्रों के लिए आराम करने, घर लौटने, अपने परिवारों से मिलने और उन सभी भावुक पलों का समय होता है। ये सुनकर माइकल के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। आखिरकार पहली बार ये कुछ सामान्य लग रहा था, कुछ ऐसा जिसकी वह प्रतीक्षा कर सकता था। उसने महीनों से अपने परिवार को नहीं देखा था और घर लौटने का विचार, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, उसके सीने में एक हल्की सी गर्माहट भर देता था। अब फ्यूचर एड्स। लेकिन फिर भी आर्वेन बोलता रहा। दुर्भाग्यवश निर्देशक ने झूठी सहानुभूति से भरे लहजे में आगे कहा, यह छोटा सा विशेषाधिकार हर किसी पर लागू नहीं होता। वह सुखद अनुभूति गायब हो गई। माइकल की भौहें तन गईं।
मतलब? आवन मुस्कुराया और अपने दांत दिखाते हुए बोला, मतलब मेरे प्यारे प्रथम कक्षा के 3 सर्वश्रेष्ठ छात्रों, जब आपके बाकी सहपाठी अपनी छुट्टियां मना रहे होंगे तब आप कहीं और जा रहे होंगे। रिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कहीं और? हाँ, आर्वेन ने कहा, उसकी आवाज़ आनंदित फुसफुसाहट में बदल गई। भाड़ में जाओ। एक पल के लिए कोई नहीं हिला। माइकल ने पलकें झपकाईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ कीजिए। निर्देशक पूरी तरह से सहज होकर पीछे झुक गए और खुले मन से उनके भावों को मनोरंजक ढंग से देखने लगे। पहले तो माइकल को लगा कि आर्वेन उसे कोस रहा है। उसकी आवाज़ से तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर उसने उस आदमी की आंखों में हल्की सी गंभीरता देखी। और तभी मुझे ये बात समझ में आई। अरोरा में नरक कोई मुहावरा नहीं था, यह एक वास्तविकता थी। कमरे में फैली अफरा तफरी को देखकर अरविंद ने ताली बजाई। देखिए, शीर्ष 3, शीर्ष 4, शीर्ष 10 सभी को अवसर दिए जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। उन्होंने उंगली उठाई और शरारती अंदाज में हवा में लहराए। चौथे स्थान या उससे नीचे के छात्र चाहें तो इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। वे मना भी कर सकते हैं और छुट्टियों के लिए अपने आरामदायक छोटे बिस्तरों पर वापस जा सकते हैं। माइकल को पहले से ही पता चल गया था कि यह सब किस ओर जा रहा है, लेकिन उसने इंतजार किया। लेकिन आर्वेन ने आगे कहा, आप तीनों के लिए यह अनिवार्य है। तीसरे छात्र ने घुटन भरी आवाज निकाली। अनिवार्य? मतलब हमें कोई विकल्प नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही, इसे उत्कृष्टता का पुरस्कार समझिए। अकादमी का मानना है कि शीर्ष पर पहुंचने वालों को सबसे भारी बोझ भी उठाना पड़ता है। दर्द से सीखना या कुछ इसी तरह का काव्यात्मक अर्थ। तीसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी ने फिर एक और सवाल पूछा, और अगर कोई, मान लीजिए, इससे बचना चाहे तो? आर्वेन ने सोचने का नाटक करते हुए कहा, तो फिर किसी को अपना पद कम करना पड़ेगा। दरअसल काफी हद तक। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी आवाज में लगभग चिढ़ाने वाला भाव आ गया। साल खत्म होने से पहले अगर तुम चौथे या उससे भी नीचे स्थान पर आ गए तो तुम भी बाकी सबकी तरह घर जा सकते हो। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। फिर आर्वेन के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसकी मुद्रा सीधी हो गई, और जब उसने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में अब न तो हल्कापन था और न ही हंसी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे निराशा होगी। शब्द और भी गहरे होकर निकले। माइकल की निगाहें थोड़ी और तेज हो गईं। 200। टेलीपैथिक संपर्क एक पल के लिए शांत हो गया। रिन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जब उसने आखिरकार बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज नर्म थी। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे बिना मैं इसे हासिल नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे इसे रखने की जरूरत नहीं है तो? माइकल ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, हालांकि उसकी नजरें सूची पर टिकी रहीं। मतलब मुझे इसे सिर्फ उधार लेना है। उस बात ने उनका ध्यान आकर्षित किया, हालांकि उनकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। उधार लेना है? हाँ, राइन ने कहा, बस थोड़े समय के लिए। मुझे इससे कुछ काम निपटाना है, उसके बाद आप इसे वापस ले सकते हैं। बिल्कुल सही सलामत। माइकल लगभग हंस पड़ा। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ भरोसे के दम पर 3 सितारा कलाकृति सौंप दूंगा? मैं इसे लौटा दूंगी, रिन ने सहजता से जवाब दिया। आपको मेरा वचन है? मेरे अनुभव में आपके शब्द की कोई खास प्रतिष्ठा नहीं है, माइकल ने रूखेपन से कहा। कुछ देर का विराम रहा और फिर उसकी तरफ से एक हल्की सी सांस निकलने की आवाज आई। आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हम एक औपचारिक समझौता कर सकते हैं। एक माना शपथ। इससे वह आधे पल के लिए रुक गया। माना शपथ को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, यह आत्मा को अपने वादे से बांध देती थी। माइकल ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी निगाहें कागज पर टिकी रहीं, लेकिन उसके विचार उसके मन में गूंज रही आवाज की ओर चले गए। उन्होंने शांत भाव से कहा, अगर मैं इसे आपको उधार भी दे सकता तो भी मैं इसे मुफ्त में कभी नहीं देता। रिन एक पल के लिए चुप हो गई। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसे उम्मीद थी कि वह ऐसा ही कहेगा। आपको ब्याज चाहिए? उसने संयमित स्वर में कहा, मानो वह किसी से मदद मांगने के बजाय व्यापार की बात कर रही हो। माइकल के होंठ हल्के से मुड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, रिन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, 50,000 माना स्टोन हर महीने जब मैं उस कलाकृति को अपने पास रखता हूँ। माइकल ने एक बार पलकें झपकाईं, उसके चेहरे पर हैरानी की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। माना स्टोन उन कुछ मुद्राओं में से एक थे जिनका सार्वभौमिक मूल्य था। एक माना पत्थर की कीमत $1,000 थी, इसलिए 50,000 माना पत्थरों की कीमत $50 मिलियन थी। हालांकि आप पत्थरों का उपयोग करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पत्थरों को प्राप्त करने के लिए पैसे का उपयोग नहीं कर सकते। रिन ने यह साबित कर दिया कि वह इस सौदे को लेकर वाकई गंभीर थी। फिर भी माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने चुप्पी को लंबा खींच दिया, उसे अनुमान लगाने के लिए मजबूर कर दिया। रिन ने आखिरकार फिर से बोलना शुरू किया, उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट झलक रही थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगी? हालांकि माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे रिन ने एक बार फिर हिचकिचाने लगी। तुम्हें माना स्टोन नहीं चाहिए? उसने संदेह भरे लहजे में पूछा। मैंने ऐसा नहीं कहा, उसने जवाब दिया। रिन ने एक बार फिर चुप हो गई। फिर आखिरकार उसकी आवाज नरम पड़ गई। तो फिर तुम क्या चाहते हो? अगर आप पत्थरों को आध्यात्मिक क्रिस्टल में बदल सकते हैं तो हम बात कर सकते हैं। स्पिरिट क्रिस्टल, रिन ने धीरे से दोहराया, उसकी संयमित आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। स्पिरिट क्रिस्टल माना स्टोन से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। समान श्रेणी का एक क्रिस्टल कम से कम 10 माना स्टोन के बराबर मूल्य का था। उसके जैसे शक्तिशाली परिवार के लिए भी बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करना आसान नहीं था। तुम कुछ नहीं कह रहे हो, माइकल ने हल्के से छेड़ा। क्योंकि मैं सोच रही हूँ, रिन ने तीखे स्वर में जवाब दिया। फिर कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, तुम्हें पता है कि यह एक बेतुकी मांग है ना? माइकल ने कुछ नहीं कहा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनकी बातचीत काफी लंबी चली, लेकिन चूंकि यह मानसिक स्तर पर हो रही थी, इसलिए उतार चढ़ाव के बावजूद सब कुछ बहुत तेजी से और जल्दबाजी में हो रहा था। फिर सन्नाटा छा गया। रिन जानती थी कि उसने उसे घेर लिया है। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। ठीक है, माइकल की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। ठीक है, हाँ, उसने कहा, 50,000 माना स्टोन 5,000 स्पिरिट क्रिस्टल में परिवर्तित हो गए। मैं हर महीने एनहेंसर का इस्तेमाल करती हूँ। माइकल की मुस्कान अंदर ही अंदर थोड़ी और गहरी हो गई, लेकिन माइकल को स्वीकार करने की कोई जल्दी नहीं थी।
अभी नहीं, क्योंकि अब जब रिन ने यह दिखा दिया था कि वह स्पिरिट क्रिस्टल में भुगतान कर सकती है, तो इसका मतलब था कि वह और भी अधिक भुगतान करने के लिए काफ़ी हताश थी। माइकल ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड का इंतजार किया, मानसिक चुप्पी को इतना लंबा खींच दिया कि वह असहज महसूस करने लगी। फिर शांत स्वर में उसने पूछा, आप कितने स्थानिक पत्थर प्राप्त कर सकते हैं? स्थानिक पत्थर, रिन ने तनाव भरे स्वर में दोहराया। आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी इनका इस्तेमाल करते देखा है, माइकल ने सीधे साधे शब्दों में कहा। हमारी पिछली लड़ाई में तुमने टेलीपोर्ट किया था, वह कोई जादू तो नहीं था। तुम्हारे सूट में जरूर कोई स्थानिक पत्थर लगा होगा, इसका मतलब है कि तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। एक पल के लिए रिन ने अपना आपा खोने ही वाली थी। माइकल मानसिक संपर्क के जरिए उसके गुस्से की भनक महसूस कर सकता था। वह उस पर चिल्लाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वह हद पार कर रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से उसने खुद को संभाल लिया। एक गहरी स्थिर सांस लेने के बाद उसकी आवाज़ सामान्य हो गई। आप बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, तो फिर इसे आखिरी चीज़ समझो जो मैं तुमसे चाहता हूँ, माइकल ने कहा। अंत में राइन ने आह भरी। ठीक है, 3 स्थानिक पत्थर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। माइकल अभी मुस्कुराने ही वाला था कि रिन ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। अगर मैं तुम्हें स्थानिक पत्थर देता हूँ तो मैं बदले में आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं दूंगा। उसकी मुस्कान जम गई। अंत में उसने कहा, ठीक है, स्पिरिट क्रिस्टल नहीं। दोनों के बीच संतोष की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। रिन ने खुश थी, इस खींचतान में यह उसकी पहली असली जीत थी। लेकिन ये खुशी बस एक पल के लिए ही रही। लेकिन विशेष सूची में शामिल वह स्थानिक पत्थर इसमें शामिल नहीं है, माइकल ने आगे कहा। और इसे मुझसे लेने के लिए आपको अग्रिम राशि देनी होगी। मैं इसे उधार नहीं दे रहा हूँ। संतुष्टि अचानक टूट गई। मूल देश में एक विस्काउंट और राजकुमारी एक साथ भोजन कर रहे थे। अखरोट की लकड़ी से बनी नीची मेज पर रंग बिरंगी थालियां करीने से सजी थीं। बीचों बीच ताजे फलों से भरे कटोरे रखे थे। उनके चारों ओर नौकरानियों ने झटपट तैयार होने वाली चीजें रखी थीं। जड़ी बूटियों से भरे चिकन से लथपथ परतदार बेक पाए, नमक और काली मिर्च से छिड़के हुए कुरकुरे शकरकंद के चिप्स, जंगली फूलों के शहद से सने छोटे पनीर के टुकड़े और लहसुन के तेल में लिपटे भुने हुए मशरूम के टुकड़े। इसके अलावा गर्मा गर्म फ्लैट ब्रेड की 2 टोकरियां, मसालेदार मेवों की एक छोटी कटोरी और 3 तरह के जैम भी रखे थे। यह कोई भोज तो नहीं था, लेकिन ये साफ सुथरा और सावधानीपूर्वक व्यवस्थित था।